हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेंटोर पे। और मैं आपकी चैती हिंदी ट्यूटर सुमन बिश्नोई। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मल्हार का चैप्टर थर्ड, जो एक कविता है जिसका नाम है पहली बूंद। पहली बूंद कविता के रचयिता है गोपाल कृष्ण कोल। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले अच्छे से कविता पढ़ेंगे, फिर कविता के जो कवि है गोपाल कृष्ण कोल का परिचय देखेंगे, फिर स्टेंजा वाइज हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद वर्ड मीनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं कविता। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि कवि कविता में कहना क्या चाहते हैं, किस चीज का वर्णन करते हैं। तो इस कविता में पहली बूंद कविता में कवि ने जो ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद जब वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु की पहली बूंद जब धरती पर गिरती है तो उसका धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बदलाव आता है, उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। कवि क्या कहते हैं कि जब पहली बूंद धरती पर गिरती है, वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है, तो धरती में एक नव जीवन का संचार होता है। जो प्यासी सूखी धरती थी, बंजर धरती थी, अब वो उपजाऊ और चारों तरफ उसमें हरियाली और खुशहाली नजर आने लगती है। तो उस पहली बूंद का धरती पे जो प्रभाव पड़ता है, वो इसी कविता में कवि ने उसका अच्छे से वर्णन किया है। तो चलो पहले कविता रीड कर लेते हैं। पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत से आकर वसुंधरा की रोमावली से हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा है अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो ये अपनी कविता है। तो अब पहले देखते हैं हम कवि के बारे में, गोपाल कृष्ण कोल का परिचय। तो बच्चों देखो, कवि से परिचय। इसमें जो पहली बूंद कविता अपनी है, उसके कवि को बाल साहित्यकार कहा गया है। गोपाल कृष्ण कोल को बाल साहित्यकार कहा गया है। उन्हें बाल साहित्यकार क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसी कई रचनाएं रची है जिसमें जो बच्चों के लिए है, जो बच्चों के मन में अपने देश के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए प्रेम की भावना उत्पन्न करती है, जीव जंतुओं के प्रति दया और प्यार उनके मन में पैदा कर देती है। तो उनकी इन कविताओं के कारण उन्हें बाल साहित्यकार कहा गया है। ऐसी एक कविता का उदाहरण उन्होंने अपने यहाँ दिया है, जो कविता है हम कुछ सीखें। इसमें क्या कहते हैं कि देश ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम भी देश को कुछ दें। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या दिख रहा है कि कवि का भाव क्या है कि बच्चों के मन में देश के लिए प्रेम जगे, जीव जंतुओं के लिए दया और प्रेम जगे, और अपनी जो प्रकृति है उसकी वो रक्षा करें और प्रकृति से प्यार करें। आओ बच्चों, अब देखते हैं स्टेंजा वाइज कविता की व्याख्या। तो सबसे पहले हम कविता का प्रसंग देखेंगे। प्रसंग मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रसंग में चार बातें होनी ही चाहिए। एक तो आपकी पुस्तक का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम, और इन लाइन में जो हमें पंक्तियां सामने दी गई है, पद्यांश दिया हुआ है, उसमें कवि क्या कहना चाहता है, ये चार बातें प्रसंग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रसंग ही देखते हैं कि प्रसंग हम क्या लिखेंगे। अगर हमारे पास स्टेंजा है, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। अगर हमें ये पद्यांश दिया हुआ है, तो हम इसका प्रसंग सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं या पद्यांश जो हमारे सामने दिया गया है, जो हमें प्रस्तुत किया गया है, जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार, हमारी पुस्तक का नाम क्या है, मल्हार में संकलित में जो एक कविता है पहली बूंद से ली गई है। और इस कविता के रचयिता कौन है, गोपाल कृष्ण कोल। तो हम संक्षेप में कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित कविता पहली बूंद से ली गई है, और इस कविता के रचयिता हैं गोपाल कृष्ण कोल। और इस कविता में कवि वर्षा ऋतु के आगमन पर जो धरती पर बदलाव आता है, हमारी वसुंधरा, हमारी धरा पे जो बदलाव आता है, उसमें जो नवजीवन का संचार होता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। ये होता है हमारा प्रसंग। अब देखते हैं हम स्टेंजा वाइज शब्दार्थ। शब्दार्थ में पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। वह पावस का प्रथम दिवस, प्रथम पहला दिवस दिन, जब पहली बूंद धरा पर आई। जब पहली बूंद धरा धरती होता है, पर आई। अंकुर फूट पड़ा धरती, अंकुर होता है कि जब छोटा पौधा निकलता है बीज के अंदर से, तो उसे हम कहते हैं अंकुर। नव जीवन की ले अंगड़ाई, नव जीवन, नव होता है नया, जीवन होता है जीवन, और अंगड़ाई कि हम एक थोड़ा सा जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमारी बॉडी में एक खिंचाव करते हैं,
तो वो क्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं अंगड़ाई। तो अब देखते हैं स्टेंजा। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु का जब पहला दिन होता है, पहली बूंद धरती पर गिरती है, ग्रीष्म ऋतु जाने के बाद जब वर्षा ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु में वर्षा की जब पहली बूंद धरती पर गिरती है, तो हमारी धरती, जो हमारी प्रकृति है, उसमें अलग ही उत्साह उत्पन्न हो जाता है। जो गर्मी से तपी हुई धरती है, जब पहली बूंद उस पर गिरती है तो उसमें नए जीवन का संचार हो जाता है। जो धरती के नीचे दबे हुए बीज हैं, उनमें नए पौधे फूट पड़ते हैं, नए पौधे निकलते हैं। अंकुरों का फूटना ऐसे लग रहा है कि धरती ने जैसे नए जीवन के लिए एक अंगड़ाई ली है। और ये सारा दृश्य जो हम देखते हैं धरती पर, एक नई चेतना और सजीवता को बताता है। तो कवि क्या कहता है कि जब ग्रीष्म ऋतु जाती है, वर्षा ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु में वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर गिरती है, तो धरती में एक नया उत्साह आ जाता है, एक नव जीवन आ जाता है। क्योंकि गर्मी की वजह से पहले धरती प्यासी तपी हुई होती है, और उसमें धरती के नीचे जो बीज पड़े हैं, वर्षा की बूंद गिरते ही उनमें अंकुर फूट पड़ता है, चारों तरफ हरियाली सी नजर आने लगती है, एक नया उत्साह, एक नए जीवन का संचार धरती में लगता है। तो ये जो लाइन्स है हमें ये बताती है कि वर्षा की बूंद से धरती में एक नई चेतना आ जाती है, एक नए जीवन का संचार होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली से हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो धरती के सूखे अधरों, अधरों क्या होता है, होंठ होते हैं, कि धरती ग्रीष्म ऋतु की वजह से धरती जो तपी हुई थी, सूखी हुई थी, और सूखे होंठ से यहाँ तात्पर्य क्या है कि धरती ग्रीष्म ऋतु की वजह से सूखी हुई थी। गिरी बूंद अमृत से आकर, जो वर्षा की पहली बूंद आकर धरती पे गिरी, उस सूखी धरती पे जो बूंद गिरती है वो धरती के लिए क्या, एक अमृत के समान होती है। वसुंधरा, वसुंधरा होती है धरती की रोमावली से, रोमा होते हैं जैसे हमारे हाथों पे, पैरों, पूरे बॉडी पे बाल होते हैं, वैसे ही क्या बताया गया है कि धरती पे वैसे ही दूब फैली हुई है, तो उस दूब में हरियाली आ जाती है। हरी दूब पुल की मुस्काई, कि हमारे शरीर पे रोमों की तरह जो इसे धरती पर दूब फैली हुई है, जो दूब है वो खुशी से मुस्काने लगती है, पहली बूंद पर जब आती है, धरा होता है धरती। तो अब देखो अच्छे से देखते हैं कि जो ये पंक्तियां दी गई है इसमें क्या कहते हैं कवि, कि जो सूखी और प्यासी धरती है, धरती के होंठों पर पहली बूंद कैसे आके गिरती है, उसे कैसे लगती है जैसे अमृत की बूंद हो। अमृत की बूंद कैसे, कि वो चारों तरफ हरियाली ले आती है, खुशी ले आती है, और जो धरती में एक नए जीवन का संचार करती है। और धरती पे हमारे रोमों की तरह जो फैली हुई घास है, और वो घास हरी होकर मुस्कुराने लग जाती है। तो पहली बूंद धरती पर आने से धरती में एक नए जीवन और आशा और उल्लास की लहर दौड़ पड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में उड़ता सागर, उड़ता सागर, क्या आसमान में सागर उड़ता है? यहाँ कवि का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं कि जो बादल है पानी से भरे हुए, तो ऐसे लग रहे हैं कि आसमान में सागर उड़ रहा है, लगा बिजलियों के स्वर्ण पर। जैसे बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं, नीले आसमान में काले बादल नजर आ रहे हैं और बिजलियां चमक रही है, तो ऐसे लग रहा है कि जो सागर है उसने सोने जैसे पर लगाकर, सुनहरे पर लगाकर सागर के आसमान में उड़ रहा है। बादल धरती की तुरनाई, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तुरनाई, जो बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो नगाड़े बजा रहे हैं। और बादल धरती की तुरनाई, और धरती की जो नव यौवन है, उसकी जवानी है, उसको जगा रहे हैं, पहली बूंद धरा पर आई। तो ये सारा असर किस चीज का है, जब धरती पर वर्षा की पहली बूंद आती है। तो चलो अच्छे से देखते हैं। पहले सागर का अर्थ क्या है, समुद्र। स्वर्णिम का अर्थ क्या है, सोने जैसा। नगाड़े एक बजाने वाला यंत्र, और तरुणाई युवा अवस्था। कहते हैं युवा अवस्था का क्या तात्पर्य है कि गर्मी की वजह से, ग्रीष्म ऋतु की वजह से धरती ढल गई है, उसको लग ही नहीं रहा है कि ये युवा है, अब इसमें बिल्कुल जान नहीं रही है। लेकिन जब वर्षा की बूंद उस पे गिरती है तो उसमें वह युवा अवस्था, उसकी जवानी फिर से आ जाती है। तो पूरा आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तुरनाई, पहली बूंद धरा पे आई। तो कवि क्या कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो बादल, आसमान में काले बादल ऐसे लगते हैं कि पूरा समुद्र ही आसमान में आ गया है, और बिजलियां उसके पर हैं, कि सागर
सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। और जो बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, तो ऐसे लग रहा है कि नगाड़े बज रहे हैं और नगाड़े के समान लग रहे हैं। और जैसे ही वर्षा की बूंद धरती पे गिरती है, तो धरती की सुंदरता सौंदर्य और बढ़ जाता है। ऐसे लगता है कि धरती अपनी यौवनता को प्राप्त कर रही है, अपनी युवावस्था में फिर से आ रही है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से जलधर। नैन क्या होते हैं? आंख होती है। और नीली आंखों के समान जो आकाश है वो दिख रहा है। आकाश का रंग कैसा है? नीला। उसमें काले बादल, जैसे आंख में हमारी पुतली होती है काली। तो पूरा कवि ने यह क्या कहा है कि आसमान नीला है, उसमें काले बादल है, ऐसे लग रहा है कि हमारी आंखें हैं। तो आसमान कैसे दिख रहा है? हमारी नीली आंखों की तरह दिख रहा है, जिसमें जलधर क्या होता है? बादल होते हैं। जलधर जिन्होंने पानी को धारण किया हुआ है, कि बादल, कि वो बादल है वो पुतली के समान दिख रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। देखो क्या कहते हैं कि धरती सूखी प्यासी है ग्रीष्म ऋतु की वजह से, और बादल को ऐसे लग रहा है कि उस पे करुणा दया आ गई है। और वही करुणा दया में बादल के अश्रु बह रहे हैं कि वर्षा हो रही है। और उसी वर्षा से बादल ने जो सूखी प्यासी धरती है उसकी प्यास बुझाई है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। शस्य श्यामला क्या का क्या अर्थ है? कि फसलों में फिर से हरियाली आ गई है, हरी भरी हो गई है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो बेजान रूखी सूखी धरती पड़ी हुई थी, बूढ़ी धरती लग रही थी, जिसमें हमने पिछले स्टेंजा में भी देखा था कि धरती अपनी युवावस्था में आ गई थी, तो बूढ़ी धरती लग रही थी, अब उसमें चारों तरफ हरियाली छा गई है। बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पे कि अब फिर से अपनी तरुण अवस्था में आने के लिए धरती ललचा गई है, कि रूखी सूखी जो प्यासी धरती लग रही थी, और वो हरी भरी और खुशी से भरपूर, उत्साह से परिपूर्ण लग रही है। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। कि जो काले बादल नीले आसमान में ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे नयन, हमारी आंखें हैं। और बादलों से जो वर्षा हो रही है, ऐसे लग रही है कि धरती की सूखी और प्यासी दशा को देखकर बादलों को धरती पे दया आ गई है और उनके अश्रु बह रहे हैं। तो वो वर्षा क्या है? अश्रु जैसे, आंसुओं जैसे लग रही है। और इन्हीं आंसुओं से, इसी वर्षा से बादलों ने जो चिर लंबे समय से प्यासी पड़ी धरती की प्यास बुझाई है। और इस वर्षा की बूंदों से, इन्हीं वर्षा की बूंदों से जो हमारी धरती क्या है? युवा अवस्था में लग रही है, हरी भरी हरियाली भरी लग रही है। जो हमें कैसे पहले कैसे पड़ी थी? एक बूढ़ी अवस्था में, की रूखी सूखी और बेजान पड़ी थी। तो चलो देखते हैं। नीला आसमान मानो नीले नैनों की भांति है। और इस प्रकार जो बादल हैं वो हमारी काली पुतलियों की तरह जैसे लग रहे हैं। और बादलों की करुणा में भरी आंसुओं की वर्षा धरती को की बहुत पहले से लगी प्यास को बुझा देती है। यह पहली बूंद धरती के बुढ़ापे को खत्म करती है और फिर से फसलों में भर देने की लालसा से भर देती है। इस प्रकार यह पहली बूंद केवल जल नहीं बल्कि धरती के लिए नवजीवन है। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं कि जो पहली बूंद है ना वर्षा की, ये केवल धरती के लिए एक बूंद पानी, जल नहीं है, ये क्या है? धरती के लिए एक नया जीवन है, नया जीवन का संचार है। तो अब हम देखेंगे कविता का निष्कर्ष, कि यहाँ कवि कहना क्या चाहते हैं। तो इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं कि वर्षा का क्या महत्व है धरती के लिए। जब ग्रीष्म ऋतु से तपी हुई धरती पे वर्षा आती है, तो धरती का रूप कैसे बदल जाता है, हमारी प्रकृति कितनी सुंदर लगने लग जाती है। तो कवि यहाँ वर्षा ऋतु की पहली बूंद से धरती पर होने वाले बदलाव का बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण करते हैं। हमें बताते हैं कि जो हमारी बूढ़ी लग रही धरती में अब नवजीवन का संचार हो जाता है, अपनी युवा अवस्था में फिर से आ जाती है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता पहली बूंद। अगर आपको अच्छे से कविता समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।